आज जो है हम लोग मेंटल एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस करेंगे। और मेंटल एप्टीट्यूड में क्या है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं मेनली एक कैंडिडेट के प्रेजेंस ऑफ माइंड, कुछ नियम कानून और कुछ नैतिक कानून, इन चीज़ों को मिला करके और क्या चीज़ें समाज को वाकई में मतलब चीज़ें बदल सकती हैं या समाज के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इसमें ज़्यादातर जो केंद्र बिंदु में होता है वो जो वादी होता है वो होता है, यानी कि जो जनता होती है वो होती है कि जनता के कल्याण के लिए कुछ नैतिक मूल्य जो है वो अपनाया जाना जरूरी है। अब लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि एक महिला आपके स्टेशन पर आपके पास आती है और शिकायत करती है कि दफ्तर में उसका बॉस उससे पदोन्नति मतलब प्रमोशन के बदले में यौन संबंध बनाने के लिए कह रहा है, आप आगे क्या करेंगे। मतलब यह है कि महिला से उसका बॉस उसको बार बार टीज कर रहा है और कह रहा है कि जब तक आप हमारे साथ रिलेशन में नहीं आएंगे या अफेयर नहीं करेंगे और जब तक आप हमारे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक हम आपकी प्रमोशन जो है वो आपको ड्यू रखेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि प्रमोशन से कई सारी चीज़ें होती हैं ना, आपका पैसा बढ़ता है, आपका ओहदा बढ़ता है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उस स्थिति में अगर आपको बताती है, आपको पता चलता है, तो आप क्या करेंगे। पहला है कि उससे प्रस्ताव स्वीकार करने और पदोन्नत लेने के लिए कहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही सामान्य स्थिति है। दूसरा है उसे उस मुद्दे को नज़रअंदाज करने को कहेंगे और कहीं और नौकरी खोजने के लिए कहेंगे। अगला है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए उसके बॉस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और सामाजिक समर्थन के लिए महिला को एनजीओ संस्था का सुझाव देंगे। अगला है कि महिला के साथ संगठन में जाएंगे और उसके बॉस के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए उसके बॉस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और जो सामाजिक समर्थन उस महिला को मिल सके इसलिए एनजीओ संस्था का उसको हम लोग सुझाव देंगे, जिससे कि और जो महिलाएं हैं वो उसके साथ जुड़ करके इस मुहिम में आगे बढ़ सकें, क्योंकि उसके बॉस का भी रिपुटेशन होगा और वो प्रमोशन के लिए कह रहा है, नहीं कह रहा है, या ऐसी चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो वो चीज़ें तब आएंगी जब कोई एनजीओ वगैरह का जो लोग जुड़ेंगे तो उनके और कलीग वगैरह होंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो बताएंगे कि हाँ इस इंसान का नेचर जो है इनके बॉस का ऐसा है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती या नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्टली कोई एविडेंस तो है नहीं जिससे हम कंक्लूड कर सकें। लेकिन फिर भी जो रूल है वो रूल ये है कि अगर कोई महिला ऐसा कहती है कि कोई हमारे साथ फिजिकल संबंध बना रही है, भले ही वो चीज़ सही है या गलत है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है कि उसमें एफआईआर रजिस्टर होगा, उसमें मुकदमा पंजीकृत होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप देर रात अपने बिस्तर पर लेटे हैं और आप खिड़की से देखते हैं कि एक शराबी अपने पत्नी को आपके सामने घर में लाठी से पीट रहा है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे। अब आप अपने देर रात मतलब क्या हो गया कि 12-1-2 बजे का टाइम है और आप अपनी खिड़की देख रहे हैं कि बगल में कोई एक शराबी है और अपनी पत्नी को लाठी डंडे से मार रहा है, तो क्या करेंगे। पहला है कि यह पति पत्नी के बीच का व्यक्तिगत मामला है और आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा है घरेलू हिंसा के स्पष्ट मामले में व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। तीसरा है एम्बुलेंस को बुलाएंगे और सो जाएंगे। चौथा है महिला को बचाने के लिए पुरुष को गोली मारेंगे। तो इसमें क्या है, आप सबसे पहले उसमें जो घरेलू हिंसा होती है उसके मामले में व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए उसको चोट वगैरह ज़्यादा आई है तो एम्बुलेंस वगैरह बुला के उसकी दवा वगैरह का भी प्रबंध आप करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन अगर मान लीजिए लाठी डंडे मारने के दौरान उसका सर फट जाता है या ऐसा कुछ होता है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एम्बुलेंस बुला के उसको तुरंत अरेस्ट करवा के जेल भेज देंगे। अगला है आपकी इच्छा गरीब लोगों की मदद करना है, लेकिन आपकी वित्तीय स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं आप करेंगे। मतलब कई बार होता है ना कि हम चाहते हैं कि यार कोई आदमी गरीब है, खाने का पैसा नहीं है, तो हम उसका हेल्प कर दें, बट मीनवाइल उसी टाइम पे ये होता है कि हम भी वो हेल्प करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला है कि अमीर लोगों को लूटना शुरू करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। दूसरा है अपनी इच्छा को छोड़ देंगे और अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तीसरा है गरीबों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू। चौथा है अपनी वित्तीय स्थिति पर रोएंगे कि आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते। उसके लिए सिंपल सा चीज़ है, आप गरीबों को धन करने के लिए एनजीओ के साथ काम करना शुरू करें या पैसा मतलब वो कमाना शुरू करें, जिससे कि हम लोग उनका क्या कर सकें, उनकी मदद कर सकें। अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ ये भी है कि इच्छा को छोड़ देंगे, अपने वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। अगर वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप उनकी मदद करेंगे, बट अगर आप किसी एनजीओ या उससे जुड़ जाते हैं तो आप वाकई में क्या है डायरेक्टली उनकी मदद ही करते हैं। अगला देखते हैं, आप काम पर कड़ी समय सीमा का सामना कर रहे हैं और दबाव अत्यधिक है, आप तनाव का प्रबंधन कैसे करेंगे। तनाव के साथ काम करना जारी रखेंगे,
टाल मटोल करेंगे और सर्वोत्तम की आशा करेंगे। सहकर्मियों से सहयोग लेंगे और जब संभव हो तो कार्य करेंगे। अपना तनाव छिपाएंगे और एकांत में काम करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है 3, सहकर्मियों का आप सहयोग लेंगे और जब संभव हो तो कार्य बांटेंगे। उनसे कहेंगे कि भाई साहब ये थोड़ा है, हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा पड़ जा रहा है या वो है, तो धीरे से उनसे बात करेंगे तो थोड़ा बहुत अगर वो मदद कर देंगे तो आप थोड़ा सामान्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पुलिस बल के भीतर जो रैपिड एक्शन फोर्स होता है उसकी प्राथमिक भूमिका क्या है? आतंकवाद निरोध है, दंगा नियंत्रण है, आपराधिक जांच है या साइबर अपराध की रोकथाम? तो जब कभी बलवा दंगा ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ क्राउड आ जाती है, तो उनको ठोकने पीटने और बजाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स है। लाठी और वो असलाह दोनों लेके चलते हैं और मारते बहुत तगड़े से हैं भाई साहब। तो इनका काम है दंगा नियंत्रण। ठीक है, तो कोई भी इनके आसपास भटकता नहीं है, नहीं तो बहुत मार मारते हैं ये। मतलब पुलिस से भी तेज़ मारते हैं। मतलब पुलिस तो एक बार सोचेगी कि चलो ठीक है, किसी को मार देंगे, चोट लग जाए, ये कुछ नहीं। इनको ये पता है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है और जाते ही जाते ठोकना शुरू कर देना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी RAF अगर आ जाए तो वहाँ से हट लेना, खिसक लेना, आसपास दिखाई मत देना। अगला प्रश्न है कि गश्त के दौरान आपको सड़क पर एक बटुआ मिलता है। आप बटुआ क्या होता है? जिसमें हम लोग पैसा रखते हैं, वो थैली होती है कपड़े की बनी, उसी को बटुआ कहते हैं या पर्स कहते हैं। आपको मिल जाए, क्या करेंगे? इसे वैसे ही रखेंगे जैसे लावारिस पाया गया था, या खोजकर्ता अंदर के पैसे का उपयोग करेंगे, या खोए और पाए जाने के लिए इसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, या इसे वहीं छोड़ देंगे, यह आपका काम नहीं है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो आप खोए पाए जाने के लिए इसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, वहाँ दे देंगे और उसमें अगर ID वगैरह है या कुछ ऐसा कुछ मिलता है जिससे ये पता चल सकता है कि ये बटुआ किससे रिलेट है, तो आप उसे दे देंगे या मुनादी वगैरह करवा देंगे, नोटिस लगवा देंगे किसी का मिल गया है तो अपना करके वो बताएगा भाई कि इसमें इतना पैसा था, ये फ़ोटो रखा हुआ था, एक कागज़ रखा हुआ था, कुछ और टुकड़े पड़े थे या इतने सिक्के थे। तो ये सबसे क्या है कि हमें पता चल जाएगा प्राइमरी कि आखिरकार में बटुआ उसी का है या नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा केंद्रित अपराध नियंत्रण नीति के तहत मानक प्रक्रिया के अनुसार किस अपराध को प्राथमिकता दी जाएगी? भेदिया व्यापार, नशीली दवाओं की तस्करी, करों की अनदेखी, ऑनलाइन धोखाधड़ी। तो सार्वजनिक सुरक्षा में अपराध सबसे ज़्यादा होता है नशीली दवाओं का तस्करी से, तो इस पर हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। चर्स, अफीम, गांजा अगर इससे रिलेटेड या चिप्पड़ वगैरह जो है, ये सब बहुत आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है, लोग इंजेक्शन वगैरह के थ्रू भी लेते हैं। तो अगर ये चीज़ें अगर आपको दिखाई देती हैं आपके क्षेत्र में, जैसे ही आप सब इंस्पेक्टर होते हैं, तो आप उस पर कंट्रोल लगाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे रहा है? लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी को। एक महिला को खोखे पर चाय नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये सुरक्षित नहीं। क्यों भाई? अगर एक आदमी पुरुष बैठ सकता है तो महिला क्यों नहीं? अगला है, एक पुरुष को किसी अजनबी महिला के साथ टैक्सी नहीं साझा करना चाहिए। क्यों भाई? अगर पुरुष किसी के साथ कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती है? ठीक है, वो अपनी सुरक्षा रखेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन टैक्सी नहीं साझा कर सकती इसका मतलब क्या है कि वो महिला इस वजह से नहीं कर सकती। अगर पुरुष होता तो कर लेता, यानी कि यहाँ भी जेंडर इनइक्वलिटी को बढ़ावा मिल रहा है। अगला है, एक महिला को किसी अजनबी पुरुष से सार्वजनिक उससे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर आप एक अधिकारी हो जाएंगे तो बात ही नहीं करेंगे, या नॉर्मल भी कैंडिडेट है तो आपको बात करनी चाहिए। अगर नहीं करनी चाहिए तो पुरुष क्यों कर सकते हैं? तो या तो ये भी हो कि पुरुष भी नहीं कर सकते, है ना? तो इसका जो होगा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आपके प्रोजेक्ट को अप्रत्याशित असफलताओं का सामना करना पड़ता है और टीम का मनोबल कम होता है। आप टीम को उत्साह कैसे बढ़ाते हैं? असफलताओं के लिए टीम के सदस्यों को दोषी ठहराएं, या मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे और सुधार की आशा करेंगे, या सफलताओं का श्रेय लेंगे और असफलताओं को कम महत्व देंगे, या चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करने और समाधानों पर विचार मंथन करने के लिए टीम मीटिंग का आयोजित करेंगे। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो सही है। आप चुनौती पर खुलकर चर्चा करेंगे, जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे, जो उसके समाधान हो सकते हैं अपनी टीम से बात करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगला है कि आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए आप बन गए भाई साहब सब इंस्पेक्टर और बुलेट से जा रहे हैं, जो किसी दूर शहर में एक दोस्त से मिलने जा रहा है। आप छुट्टी पर हैं, लेकिन आपको एक तत्काल कॉल आती है कि आप जिस हत्या के मामले पर काम कर रहे थे उसमें लापता संदिग्ध को उस शहर में देखा गया जहां आप वर्तमान में जा रहे हैं। भाई आप मुंबई जा रहे हो घूमने के लिए, और किसी ने फ़ोन कर दिया कि भाई साहब इस समय वो आदमी आया हुआ है और इसमें मुंबई में मतलब हम देखे हैं और मुंबई में रह रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप उस शहर की पुलिस से संपर्क करेंगे जहाँ आप वर्तमान में हैं और संदिग्ध को खोजने के लिए उसकी मदद करेंगे। दूसरा, चूंकि आप छुट्टी पर है, आप संदिग्ध को खोजने के लिए एक टीम नियुक्त करेंगे और इससे मुद्दे से संबद्ध न होने का विकल्प चुनेंगे। तीसरा है, आप काम पर वापस जाने से परहेज करेंगे, फिलहाल की स्थिति का नज़रअंदाज करेंगे और अपनी छुट्टी का आनंद लेंगे।
अगला है कि आप संदिग्ध को खोजने के लिए अपनी टीम से कुछ लोगों को शहर में भेजने के लिए कहेंगे जहां आप वर्तमान में हैं। तो आप सिंपल सा काम है, अब देखो अब हर एक चीज़ में क्या है, वो आदमी देखा गया है ना शहर में। अब अगर आप किसी भी ऑप्शन का उपयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि छुट्टी पर है, टीम नियुक्त करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम मुद्दे से हट जाएं, तो भाई वो मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता, टीम भी फिर घूमती रहेगी। काम पर जाने से परहेज करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो ये क्या है, आप अपने ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप संदिग्ध खोजने टीम से कुछ लोगों को शहर में भेजने लगे, वो आएंगे तो भाग जाएगा। तो सही ऑप्शन ये है कि आप उस शहर की पुलिस से संपर्क करिए, उसको बताइए कि भाई हम उत्तर प्रदेश पुलिस से आए हैं और ये आदमी फला थाना क्षेत्र में, और मुंबई पुलिस आपके साथ वहाँ संपर्क करके उसको पकड़वा के आपके साथ भिजवा देगी। अगला है, भारत में कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच और रोकथाम का कार्य करता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो एसीबी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो इसमें जो सीबीआई है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो भ्रष्टाचार की रोकथाम उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। सीआईएसएफ जो है वो जो औद्योगिक संस्थान वगैरह उनकी सुरक्षा के लिए काम करता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं। अगला एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जो होता है, ये सब स्टेट और उसके का स्तर पे काम करते हैं, ठीक है। और जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये सब जो है वो जो नेशनल थ्रेट है उसके लिए काम करती है ज़्यादा मोस्टली। अगला है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत कौन सी धारा पुलिस को किसी व्यक्ति की तलाशी लेने और किसी संज्ञेय अपराध में शामिल होने का उचित संदेह होने पर बिना वारंट के उसे गिरफ्तार करने का अधिकार देती है? तो ये जान लो, सीआरपीसी की यही धारा है जो आपको हमेशा बचाएगी, और जिसको चाहोगे, कहते हैं ना कि तुमको चाहेंगे तो तुमको तुरंत उठा लेंगे। तो ये धारा जो है कौन सी है? धारा 41, 51, 60 या 71। तो याद रखना, धारा 41 है सीआरपीसी की कि आप किसी भी आदमी को, भले ही आपको लगे कि वो संदिग्ध है या नहीं, फिलहाल आपको अपने जो अधिकार हैं उनका दुरुपयोग नहीं करना है, लेकिन किसी भी आदमी को एट ए टाइम बिना वारंट आप अगर चाहें तो गिरफ्तार कर सकते हैं, और धारा 41 है। अगला है, जांच के दौरान सवाल जवाब की युग्मों को क्या कहा जाता है? पूछताछ और साक्षात्कार, गिरफ्तार करना, एफआईआर या गश्त करना? तो सही ऑप्शन होगा पूछताछ और साक्षात्कार। गिरफ्तार करना मतलब किसी भी आदमी को पकड़ लेना, अरेस्ट कर लेना, भाई बंद कर देना, डिटेन कर देना कि नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, ये चीज़ें ऐसी ऐसी, ठीक है। एफआईआर का मतलब है कि किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, लड़ाई हो गई, तो उसका जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो दर्ज करना एफआईआर होता है। गश्त करना, गाड़ी वगैरह लेकर के जैसे अपना जाते हैं क्षेत्र, घूमते हैं कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति, कोई आपराधिक प्रवृत्तियाँ घूम तो नहीं रही, तो उसको गश्त करना कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किसी संदिग्ध को पकड़ने के बाद एक पुलिस अधिकारी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कह रहा है तुरंत पूछताछ शुरू करना, एक जांच शुरू करना, उनके अधिकारों का स्पष्ट रूप से बताना, या उपरोक्त में सब बताया गया है? तो जो सही ऑप्शन है वो ये है, देखो फिलहाल ये करता नहीं है, बहुत कम ही लोग करते हैं कि उनके अधिकारों को स्पष्ट रूप से बताना। मैंने क्या कहा था ये कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो रही हैं, जैसे मान लो आपको कभी पुलिस ने ऐसे ही रोक लिया हो, और भाई साहब वो आपको आपके अधिकार तो नहीं बताएगा, लेकिन जो कुछ बताया होगा वो अगर आपने अनुभव किया होगा तो आपको पता होगा। तो वो सबसे पहले आपसे पूछताछ करना शुरू कर देगा, कहाँ थे, कहाँ से गए हो, कहाँ से गए हो, ये है वो है, दुनिया का आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर डाउट होगा तो, नहीं तो फिर आप जाइए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग भी पूछते हैं, लेकिन पहले बता देते हैं कि ठीक है, लेकिन अब भाई अगर रात में कोई मिला है तो उससे पूछताछ करेंगे, हाँ बाबू कहाँ गए थे, एग्ज़ाम वगैरह देने गए थे, ठीक है। लेकिन आप पकड़ने की बात आ रही है, तो जब पकड़ेंगे तब फिर उसे बता देंगे कि आपको इस चीज़ों में जो है वो डाउट है, और ये सारी चीज़ें हैं, और ये ऐसा लग रहा है, इस वजह से। लेकिन केवल पूछताछ की बात है तो ऐसे ही पूछ लेंगे, अगर संदेह लग रहा है तो फिर अगर क्लियर है तो फिर जाओ, कोई बात नहीं। अगला, अनुच्छेद 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कौन सा मंदिर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देता है? उज्जैन महाकाल मंदिर, जगन्नाथपुरी, या कामाख्या मंदिर, या सबरीमाला मंदिर? तो आपको ध्यान होगा कि 2 साल पहले सबरीमाला मंदिर जो है बहुत ज़्यादा उसमें था, महिलाओं ने कहा कि हम मंदिर में जाएंगे, और मंदिर में रोक लगी थी कि कोई भी महिला नहीं इंटर कर सकती है, क्योंकि उन लोगों को जैसे जो महामारी वगैरह की जो समस्या होती है, इस वजह से उसको एक वजह बनाया गया था। बट उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बाद में आदेश दे दिया कि जो 25 है उनके फंडामेंटल राइट का जो है वो हनन हो रहा है, इस वजह से उनको अनुमति मिलेगी। अगला प्रश्न है, आपके स्थानीय क्षेत्र में रात्रिकालीन अपराधों में वृद्धि को देखते हुए आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे?
रात्रिपाली की ड्यूटी लेंगे, रात्रिपाली की ड्यूटी से बचेंगे, रात में गश्त शुरू करेंगे या आम जनता को रात में बाहर निकलने से बचने के सामान्य घोषणा करेंगे। अब वो रात्रिपाली की ड्यूटी लेने से थोड़े अपराध में कमी होगी, तो बचोगे तब तो बिल्कुल नहीं होगी। रात में आप क्या करेंगे, गश्त करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे, आपको संदिग्ध लोग दिखेंगे, पकड़ेंगे, वो करेंगे, तो फिर टोकेंगे, टुकाई होगी, तो पता चलेगा कि भाई आखिरकार में क्यों रोका जा रहा है। कोई संदिग्ध होगा तो एक बार बच भी गया, दोबारा नहीं आएगा, तो जो अपराध होंगे उन पर कंट्रोल लगेगा। अगला है कौन सा भारतीय कानून भ्रूण हत्या और पूर्व लिंग जांच को गैर कानूनी और दंडित करता है? पास एक्ट, आईपीसी की धारा 354, पीसीपीएनडीटी एक्ट या पास्को? तो पास्को तो बच्चों में लगता है, आईपीसी की 354 जो है वो जो मतलब सेक्सुअल कंसेंट वगैरह का उससे है, पास्को दूसरा है, तो इसका सही ऑप्शन है पीसीपीएनडीटी एक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आप एक शिक्षक हैं और आपने देखा कि आपकी कक्षा का एक छात्र हर समय अकेला बैठा रहता है। जब आप उससे पूछते हैं कि वो अकेला क्यों बैठा है, तो आपको बताता है कि दूसरे बच्चे उससे दोस्ती नहीं करना चाहते क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। आप क्या करेंगे? सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व पर एक कक्षा लें और अन्य बच्चों को उसके साथ घुलने मिलने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा है बच्चे को समझाएं कि वास्तविक दुनिया में भेदभाव कैसे काम करते हैं। तीसरा है कि दूसरे बच्चों को उसके साथ घुलने मिलने और साथ खेलने और पढ़ने के लिए मजबूर करें। चौथा है बच्चे के माता पिता से कहें कि वो दूसरे स्कूल में डाल दें जहाँ उसके समुदाय के छात्र अधिक हों। सही ऑप्शन ये है कि आप सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व पर कक्षा में बच्चों को बताएं कि आखिरकार में क्या होती है सद्भावना, राष्ट्र में हम कैसे काम करेंगे, और अन्य बच्चों को भी उसके साथ घुलने मिलने के लिए प्रोत्साहित करें। सही ऑप्शन 1 होगा। ठीक है। अगला है आपको नकारात्मक प्रदर्शन समीक्षा प्राप्त होती है, आप इसे कैसे संभालना चाहिए? फीडबैक पर स्पष्टीकरण मांगेंगे, सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर काम करेंगे, फीडबैक पर ध्यान नहीं देंगे और हमेशा की तरह काम जारी रखेंगे, या खराब समीक्षा के लिए दूसरे को दोष देंगे, या तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देंगे। तो अगर आपको नकारात्मक अगर परफॉर्मेंस समीक्षा किसी से मिल रहा है रिव्यू, तो सबसे पहले आप अपना फीडबैक पर स्पष्टीकरण कि भाई साहब अगर आप ये कह रहे हो तो ऐसा क्यों है, जो सुधार है तो उसमें स्टेप 1 2 3 करके होगा कि ये लें, फिर उसके बाद उस पर काम करेंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि मीडिया से बातचीत करते समय एक पुलिस अधिकारी को चल रही जांच के बारे में मीडिया को कैसे जानकारी देनी चाहिए? पहला है पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करना। दूसरा, ऐसे विवरण साझा करने से बचना जो जांच से समझौता कर सकते हैं। तीसरा, जनता की अपेक्षाओं को प्रतिबंधित करने के लिए संभावित परिणामों पर अटकलें लगाना, या गोपनीयता बनाए रखने के लिए मीडिया की पूछताछ पर ध्यान न देना। तो आपको एक बहुत सीधा सा सिंपल सा एक सेंटेंस बताते हैं और उसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। कभी भी आप जब पुलिस वाले से किसी कोई भी मामला होगा, मान लीजिए कहीं मर्डर हो गया, कहीं दंगा हो गया होगा, तो आप जब भी पूछेंगे तो एक लाइन में जवाब देंगे कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, कार्रवाई जारी है, जैसे ही होगा आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। ठीक है। जैसे ही हमारी जांच कंप्लीट होती है, तो जांच कंप्लीट होती है, अब जो बता दिया कि जांच होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी, क्या है, कुछ नहीं बताया। तो अगर आप पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बता देंगे तो भाग जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसका सही भाई जो अपराधी है वो सोचेगा निकल लेते हैं, तो इसके लिए आप ऐसे विवरण को साझा करने से बचेंगे जो जांच से समझौता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।